और अभी जिनको डिग्री मिलना बाकी है, उपाधि मिलना बाकी है, ऐसे सभी विद्यार्थी, आप सभी को मेरा राम राम, वंदे मातरम। मित्रों, आज एक प्रकार से मेरे सामने बैठे हुए 900 विद्यार्थियों के लिए जीवन का एक अनमोल क्षण है, बहुत बड़ा दिन है। मगर आज मेरे लिए आपसे भी बड़ा दिन है, क्योंकि मैं गुजरात विद्यापीठ की लाइब्रेरी का बहुत गहन अभ्यास करने वाला वाचक रहा हूं और मेरे जीवन में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण करूंगा। मैं बहुत छोटा था तब से पूज्य बापू का प्रशंसक भी रहा हूं, एक प्रकार से अनुयायी भी रहा हूं, क्योंकि मेरी मां महात्मा की एक अनन्य अनुयायी थी। मेरे जीवन के शुरुआती जीवन के एक बहुत बड़े कालखंड तक मैंने खादी भी बुनी है और सूत भी काता है। और आज आप यहां पर विद्यार्थी के नाते खादी के संकल्प को लेकर पढ़ाई तक खादी पहनते हो। मेरी मां ने मुझसे एक व्रत लिया है कि जीवन पर्यंत मुझे खादी ही पहननी है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो इस तपोभूमि में ऊर्जावान जगह पर, जहां पर इस महान देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए यत्न करने वाले बड़े बड़े नेताओं ने घंटों, दिनों, सालों तक, महीनों तक यहां चिंतन किया है। यही वो स्थान है जहां देश को आजादी दिलाने के स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति बना करती थी। यही वो स्थान है जहां आचार्य कृपलानी और काका साहेब कालेलकर जैसे मनीषियों ने भारतीयता और स्वभाषा के लिए एक आह्लाद जगाने का काम किया। यही वो स्थान है जहां महात्मा ने इसकी नींव डालते वक्त तय किया था कि भारत आजाद बनने के बाद, आजाद होने के बाद भारतीय शिक्षा पद्धति क्या होगी, ये गुजरात विद्यापीठ इसका मॉडल बनाएगा। और आप सब इसी विद्यापीठ में आज उपाधि हासिल कर, डिग्री हासिल कर समाज जीवन में जा रहे हो। आचार्य जी ने तैत्तिरीय उपनिषद का उपदेश आप लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाया है, परंतु जीवन जीवन होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैं आज विद्यार्थियों से और दीक्षा लेकर जाने वाले उपाधि प्राप्त भारत के नए नागरिकों को भी एक संदेश देना चाहता हूं। विद्यापीठ का प्रांगण छोड़ने से पहले आप आपके जीवन का एक लक्ष्य जरूर तय कर लेना, और लक्ष्य तय करते वक्त ये लक्ष्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, वो बोझ आपके पर मत रखना। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे कहा था कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो नहीं सोचना चाहिए, काम करने जैसा है या नहीं करने जैसा है वो ही सोचना चाहिए।
जीवन में एक लक्ष्य तय कर विद्यापीठ के प्रांगण के बाहर पैर रखेगा, और दूसरा लक्ष्य अपने लिए मत तय करना, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए तय करना। अगर आपने समाज के लिए, देश के लिए लक्ष्य तय किया है तो जय पराजय का बोझ आप पर नहीं रहेगा। कितनी भी कठिनाइयां जीवन में आएगी, निराशा कभी उत्पन्न नहीं होगी। अगर लक्ष्य अपने लिए तय करोगे, अपने परिवार के लिए तय करोगे, तो कठिनाइयों में निराशा भी उत्पन्न होगी और आप आपके रास्ते से चलित भी हो जाओगे। मैं मेरा उदाहरण करता हूं। मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां मैंने झेली हैं, बहुत कठिनाइयां झेली, मगर कभी निराशा उत्पन्न नहीं हुई। और उसका एकमात्र कारण था, कठिनाइयां जिसके लिए आई वो लक्ष्य, और बाकी का जीवन जिसके लिए जीना है वो लक्ष्य कुछ मेरे लिए नहीं था, मेरे परिवार के लिए नहीं था। और इसके कारण मेरा उत्साह काम करने का हमेशा बना रहा। निराश करने के लाख प्रयत्नों के बाद भी मैं कभी निराश नहीं हुआ, और मैं हर लड़ाई में ईश्वर कृपा से लड़ता लड़ता बाहर निकलता गया। मित्रों, आज प्राण जीवन भवन के इस प्रांगण में आप लोगों के साथ बात करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ा है, उनके बातों के, विचारों के, लेखन के तत्व को समझा भी है, और आज के समय के अनुरूप सारगर्भित तरीके से उनके संदेश को अनुवादित करने का भी प्रयास किया है। मगर मैं ये सब पढ़ने के बाद आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। गांधी जी का संदेश उस वक्त भी इतना रिलेवेंट था, आज भी इतना रिलेवेंट है, और 100 साल के बाद भी इतना रिलेवेंट है। ये कभी कालबाह्य नहीं होगा। न केवल देश, पूरे दुनिया के कल्याण का मार्ग वही है। और गांधी जी के संदेश में अभी यहां एक गांधी जी का वाक्य लिखा है कि मैंने कुछ नया नहीं कहा है, जो सदियों से मैं सुनता आया हूं वो ही मैंने बताया है। भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन मूल्य और भारतीय ज्ञान परंपरा ही गांधी जी का संदेश है, उस कुछ बाहर से नहीं। और इसलिए ये शाश्वत है, कभी भी इरिलेवेंट नहीं होगा, कभी कालबाह्य नहीं होगा। आज 900 युवाओं को यहां से उपाधि प्राप्त होगी, डिग्री प्राप्त होगी। 11 युवाओं को गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे, और यहां से आप बाहर जाएंगे तब ढेर सारी चुनौतियों का, पारिवारिक चुनौतियों का, सामाजिक चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। मगर यहां जो सीखे इसका नित्य साधना और स्वाध्याय करते रहेंगे तो मार्ग अपने आप निकल आएगा। और जिस जगह पे आप इतना समय रहकर पढ़े हैं, वो भारतीय शिक्षा को प्रयोगों से आपके कोर्स में ढालकर बनाई गई जगह है। ग्राम केंद्रित विकास मॉडल और ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था, इसके बुनियादी तालीम, मैंने आते आते दिखा बुनियादी तालीम को अब नई तालीम कहते हैं, मगर महात्मा ने उसका नाम बुनियादी तालीम रखा था। बुनियादी तालीम आपको यहां दी गई है, और यहीं पर आपको स्व से पर जाने की, खुद की जगह सबकी सोचने की शिक्षा भी दी गई।
महात्मा गांधी ने भारत में वापिस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह को मानते हुए पूरे भारत का परिभ्रमण किया था। इतनी भिन्न भिन्न भाषाएं, अनेकानेक बोलियां, अनेकानेक पहरवेश, अनेकानेक खान पान, अनेक धर्म, फिर भी महात्मा जब वापिस आए तब चंपारण में राजेंद्र बाबू को कहा था कि मैंने इस देश में एक अद्भुत एकात्मता का दर्शन किया है, ये देश में कुछ भिन्न नहीं। और उसी चीज को उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रयोगों के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम किया। और हमारी संस्कृति के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है, उसका प्रयोगशाला एक गुजरात विद्यापीठ था, जहां आप पढ़े हैं, जो अब विश्वविद्यालय है। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 की दांडी यात्रा और 42 का भारत छोड़ो आंदोलन आने के बाद 20 से 30 तक और 30 से 42 तक ये व्यक्ति ने गहन चिंतन कर भारत की आजादी का एक नक्शा खींचने का काम किया था। और 18 अक्टूबर 1920 को गुजरात विद्यापीठ का विचार भी हुआ, स्थापना भी हुई। पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। अगर स्वभाषा नहीं है तो स्वराज कभी मिल ही नहीं सकता। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य हमारे देश के साथ बंधा हुआ नहीं है तो स्वतंत्रता मिलेगी तो भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये चारों सूत्रों को उन्होंने स्वतंत्रता की परिकल्पना के साथ जोड़ा था और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया। चाहे दांडी मार्च हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे अहिंसा का प्रयोग हो, ये सभी उन्होंने प्रयोगों से ही आगे का रास्ता प्रशस्त किया था। और महात्मा इसके संस्थापक कुलाधिपति रहे हैं। सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मोरारजी देसाई, अनेक महान लोगों ने यहां पर कुलाधिपति के रूप में सेवा देने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि इसको बचाकर रखना है, इसको आगे चलाना है। और मुझे बहुत आनंद है कि उसी आचार्य परंपरा से आज कुलाधिपति हमारे गुजरात के महामहिम देवव्रत जी उसी आचार्य परंपरा से आते। और बहुत लंबे समय के बाद गांधी के बताए रास्ते पर विद्यापीठ चलने का शुरुआत भी किया है और प्रयास भी किया है। मित्रों, हाथ, हृदय और मस्तिष्क का समन्वय और तीनों के समन्वय से राष्ट्र का पुनर्निर्माण। शिक्षा ऐसी हो जो हाथ को कौशल दे, हृदय में संवेदनशीलता को उद्भव करे और मस्तिष्क ज्ञान के साथ साथ विवेक को भी अपनाने के लिए हमेशा खुला रहे। जो मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान से भरा हुआ होता है वो अहंकार ही निर्मित करता है। जो मस्तिष्क में ज्ञान के साथ साथ
विवेक भी होता है, वो विनम्रता और विद्वता दोनों को उत्पन्न करता है। और ये गुजरात विद्यापीठ के मूल उद्देश्य में महात्मा ने व्याख्यायित किया था। काका साहेब कालेलकर ने इसको पुनः फिर से लिखने का काम किया। खेत, हस्तकरघा, कार्यशाला, ग्राम सभा, समाज, ये सभी क्लासरूम बना दिए थे। खेत भी क्लासरूम था, सूत बुनना भी क्लासरूम था, गांव की भी क्लासरूम था। और अभी आप लोग तो गुजरात विद्यापीठ से पढ़कर निकले हो, अब यहां कंप्यूटर भी सिखाया गया होगा आपको। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार आप देख लीजिएगा। मातृभाषा, कौशल, बहुविषयक अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा और समग्र व्यक्तित्व का विकास, ये 5 स्तंभ पर ही हमारी नई शिक्षा नीति बनी है। और एक प्रकार से जो भारत ने सदियों तक दुनिया को देने का काम किया, वही शिक्षा पद्धति को हमारे प्रधानमंत्री हमारे युवाओं के लिए लेकर आए। मूल तत्व को बदले बगैर विश्व भर की आधुनिकता को हमने नई शिक्षा नीति में भरने का काम किया है। मित्रों, गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के मान बिंदु तय कर दिए थे। इन्होंने 7 सामाजिक पाप का व्याख्या किया था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर समाज के सभी विद्यार्थी ये 7 सामाजिक पाप को समझ ले तो समाज की 90% बुराइयां समाप्त हो जाए। उन्होंने सबसे पहले कहा, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। पॉलिटिक्स, राजनीति सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए, उद्देश्यों के आधार। जो पॉलिटिक्स स्वयं के लिए होती है, राजनीति स्वयं से लिए करता है, वो एक प्रकार से पापी है। उन्होंने कहा, नैतिकता विहीन व्यापार, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, इसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। अगर नैतिकता का आधार नहीं है तो हम धन पशु ही बन जाएंगे और कुछ नहीं बन पाएंगे। श्रम विहीन धन, जिस पर मेरे श्रम ने मेरा अधिकार निर्मित नहीं किया है, ऐसा धन भी पाप है। विवेक विहीन ज्ञान और भोग, मैं मेरी जरूरत से ज्यादा चीजों का उपभोग करूंगा तो वो पाप है। और मेरे ज्ञान का उपयोग मैं अकेले स्वयं के लिए करूंगा तो भी पाप है। तो विवेक विहीन भोग और ज्ञान दोनों को उन्होंने पाप किया। चरित्र विहीन, कैरेक्टर के बगैर का ज्ञान, ये भी पाप कहा। मानवता विहीन विज्ञान, विज्ञान का उद्देश्य पृथ्वी का और मानव जात का कल्याण करने का होना चाहिए, ब्रह्मांड का कल्याण करने का होना चाहिए। तो मानवता विहीन विज्ञान को भी पाप कहा। और किसी भी प्रकार की उपासना, उसमें त्याग नहीं है तो वो भी पाप है, आडंबर है। तो त्याग विहीन उपासना को भी उन्होंने पाप किया। मैं आज सभी युवाओं को ये 7 पाप हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम कोई इतने बड़े महापुरुष नहीं है कि कभी इसमें से कोई पाप हमसे नहीं होगा, मगर इसका बोध रहेगा तो करते हुए झिझकेंगे जरूर, रुकेंगे जरूर और करेंगे। कभी कभार आपद धर्म में करना पड़ा तो प्रायश्चित भी इसका हम कर ही लेंगे। उन्होंने 11 सूत्र व्रत दिलवाए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सरिश्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी,
और अस्पृश्यता का निवारण। कई सारी चीजें तो हमारे संविधान के कारण समाप्त होती गई है, परंतु ये 11 सूत्र भी आज भी रिलेवेंट है और इसको हमें याद कर कर आगे चलना चाहिए। मित्रों, गांधी जी ने धर्मांतरण को, स्वधर्म को, धर्मांतरण को एक प्रकार से पाप बताया था और स्वधर्म के अनुसार जीने की आज आपने प्रतिज्ञा भी करी है। खादी एक विचार नहीं है, एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, एक कंसेप्ट है कि मेरे हर जीवन के क्रियाकलापों में मैं मेरे साथी देशवासी की चिंता करूंगा। एक कंसेप्ट को बापू ने आगे बढ़ाया था। मुझे कहते हुए बहुत आनंद है कि 2013-14 में खादी ग्राम उद्योग का टर्नओवर 31,000 करोड़ था। 25-26 में 1,87,000 करोड़ तक खादी का टर्नओवर पहुंचा। गांधी जी ने स्वच्छता का आग्रह रखा। आज घर में देश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय नहीं है। मोदी जी ने नई पीढ़ी में स्वच्छता के संस्कार को उनकी शिक्षा के साथ ही जोड़ने का काम किया। स्वभाषा के लिए दुनिया की कोई भी भाषा सीखने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं मेरी भाषा में बोलूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाषा ही हमें देश के संस्कार और इतिहास के साथ जोड़ती है और जड़ों के साथ जोड़ती है। अगर जड़ ही कट गई तो बड़े से बड़ा दरख्त भी टिक नहीं सकता था। इसलिए गांधी जी ने स्वभाषा पर भी आग्रह दिया। ग्राम स्वराज, ग्राम समृद्धि और सहकारिता, ये तीनों पर भी बल दिया। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ग्राम स्वराज, समृद्ध ग्राम और कोऑपरेटिव तीनों पर नए सिरे से बहुत कुछ काम कर रही है और राष्ट्र का पुनर्निर्माण, आप गांधी को पढ़ेंगे तो कभी भी नवनिर्माण शब्द नहीं मिलेगा आपको। ये देश बहुत बड़ा था, गुलामी के कालखंड में टूटा, तो गांधी जी ने हमेशा पुनर्निर्माण शब्द प्रयोग करा है, कभी भी नवनिर्माण शब्द। एक प्रकार से बहुत औपचारिक दृष्टि से देखे तो पुनर्निर्माण और नवनिर्माण में कोई बड़ा फर्क नहीं है, और बारीकी से देखे तो बहुत बड़ा फर्क है। सिद्धांत वो ही होंगे जो हजारों सालों से थे, आधुनिक हम होंगे और पुनर्निर्माण करेंगे। नवनिर्माण का मतलब है कि दूसरों से लाए हुई पद्धति से नया बनाएंगे। नया बनाने की जरूरत नहीं है, हमें आधुनिक होना है और हमारे जो मूल तत्व है इसको संभाल कर रखना है। इस सारी चीजों पर गांधी जी ने बहुत बल दिया था। आज 2014 से 2026 तक 12 साल से देश एक प्रकार से पुनर्निर्माण के रास्ते पर चल पड़ा है। देश का सामर्थ्य, समृद्धि, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व में नैतिकता, ये सारे सिद्धांतों को मूल बनाकर 14 से 26 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक चलने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। और जब आजादी के 75 साल हुए, आजादी के 75वां वर्ष मनाया जाता था, तब उन्होंने देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा। मैं युवाओं के सामने इसलिए कह रहा हूं कि शायद हम सब मंच में बैठे हैं, उसमें से
2047 में बहुत कम लोग होंगे, मगर मेरे सामने जो बैठे हैं, जो विद्यार्थी बैठे हैं, वो सारे 2047 में। आप वो भाग्यवान लोग हो जो देश की आजादी की शताब्दी देखोगे, और उस वक्त देश हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम होना चाहिए। ऐसे भारत की कल्पना लेकर, संकल्पना लेकर देश आगे चल पड़ा है। हम सर्वप्रथम तो होंगे, मगर सिर्फ हमारी चिंता नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड की चिंता करेंगे। हम सर्वप्रथम तो होंगे, शक्तिशाली भी होंगे, मगर शक्ति का उपयोग विवेक के साथ करेंगे। हम समृद्ध तो होंगे, मगर हमारी समृद्धि, देश की समृद्धि, देश के हर नागरिक और दुनिया भर के हर पीड़ित के लिए होगी। ये परिकल्पना के साथ नरेंद्र मोदी जी ने 2047 के भारत की कल्पना आज के युवाओं के सामने रखी है। आज आप सब दीक्षा का अंत कर दीक्षांत समारोह के बाद यहां से जा रहे हैं, तब मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ईश्वर आपको जहां भी आप काम करें बहुत बहुत सफलता दे, और गांधी जी के 7 पाप और 11 सूत्रों को आप जीवन भर याद रखकर आपकी प्रगति करिए। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।